बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स स्पेसिस। यानी डायमेंशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल डायगोनल ए n बाय n मैट्रिक्सेस, यानी ये हमें ऑर्डर दिया हुआ है और ये हमारे पास हिंट है कि डायगोनल एलिमेंट्स का हमने बताना है डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास आम मैट्रिक्स हो इस तरह से ABCDEFGHI, तो हम इसकी डायमेंशन क्या लिखते हैं, n स्क्वायर, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका हमारे पास आएगा सोल्यूशन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। राइट हो गया, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आता है, डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ ये डायगोनल के एलिमेंट्स आते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो आ जाते हैं। तो देखिए डायगोनल में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ज़ीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी वाले एलिमेंट्स को कंसीडर करें 1 2 3, तो ये आ रहा है 3 यानी n। सो इसकी डायमेंशन हमारे पास होगी n। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, द वेक्टर स्पेस ऑफ आल सिमेट्रिक n बाय n मैट्रिक्सेस। तो सिमेट्रिक में देखें हमारे पास क्या होता है, इस तरह से मैट्रिक्स होती है ABC, यहाँ पर भी BC, नेक्स्ट DEE और ये आ गया F। ये हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर भी रिपीट है, C भी 2 टाइम रिपीट है, E भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। लेकिन हम हर नंबर को एक दफ़ा ही काउंट करेंगे, ठीक है, और कंसीडर करेंगे कि वो सिर्फ एक ही दफ़ा प्रेजेंट है। जितने नंबर्स आएंगे टोटल वही हमारे पास हमारी मैट्रिक्स का डायमेंशन होगी, हमारे इस मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी। तो देखिए यहाँ पे बच्चों कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया मेरे पास 6। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो नंबर आ गया है 6। ठीक हो गया। इसी तरह आप 4x4 मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेक करोगे तो उसमें भी कितने नंबर आएंगे हमारे पास, अभी चेक कर लेते हैं। ABCD, नेक्स्ट अब मेरे पास आएगा मिडल में नंबर DEFG, नेक्स्ट आ गया HI और ये भी I, और यहाँ पर GHI J की बजाय मैं यहाँ पे K लिख लेती हूँ। ओके जी, अब यहाँ पर देखें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, जो नए नंबर्स आ रहे हैं, जो रिपीटेड में भी हैं और जो डिफरेंट भी हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये आ गया हमारे पास 10। अब यहाँ पर देखें 6 और ये आया है हमारे पास 10, इसकी कोई रिदम नहीं बन रही, ठीक है। इसे चेंज करें तो ये 3 2 आ जाएगा, और 10 को चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 2। लेकिन ये ऑर्डर कितना था 4 और ये ऑर्डर कितना था 3 हमारे पास। तो अगर हम इसकी रिदम को देखें तो हमारे पास ये नंबर इस तरह से बनेगा। ये नंबर पहले इसको देख लेते हैं। ये नंबर मेरे पास है 3 और 2 की बजाय मैं लिख सकती हूँ 2 यहाँ पे, राइट। इस तरह से ये आएगा मेरे पास, जस्ट अ मिनट, 2 प्लस जस्ट अ मिनट 6 10, इसे अभी मैंने लिखा 3 2 और 10 इज इक्वल टू 5 और 2। ठीक हो गया। ओके जी, अब यहाँ पर देखें ये नंबर मैं चेंज कर रही हूँ 3 एज इट, और 2 यहाँ पर जो 2 आ रहा है वो इस तरह से आ सकता है
कि 3 जो कि ऑर्डर है, मैंने ऑर्डर लिखा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मैंने ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास इजीली इवन नंबर में आ रहा था, इसलिए इसको मैंने 2 से डिवाइड किया। तो देखें वापस ये मेरे पास 3.2 में आ जाएगी चेंजिंग। अब इसको चेंज करते हैं। इसमें ऑर्डर मेरे पास क्या था 4, इसमें ऑर्डर क्या है 3। अब यहाँ पर देखें ये 4 जो है ये 2 से डायरेक्टली यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और ये 4+1 के केस में आ रहा है। यहाँ पर 3 जो है वो प्लस के केस में नहीं आ रहा था, इसलिए 2 को चेंज किया प्लस के केस में। अब ये जो मेरे पास 5 है ये आ जाएगा मेरे पास 4+1 में, क्योंकि बड़ा नंबर है हम बड़े को चेंज कर देंगे, छोटे को नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है मेरे पास जो नंबर है वो है 2। सो ये मेरे पास आ गया 2 एज इट 2, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमें डिवाइड भी 2 से करवाना है, तो ये मल्टीप्लाई 2 से करवाया और 2 से डिवाइड करवाया इस सारे को। तो देखें ये भी हमारे पास इसी डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि तमाम हर बार यहाँ पर 2 आए, ठीक हो गया। ये डिफरेंट नंबर जैसे जैसे हम बड़ी मैट्रिक्सेस को देखेंगे तो यहाँ से ये नंबर चेंज होते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो यही आ रही है हमारे पास कि हर नंबर को हमें 2 से डिवाइड करवाना है और यहाँ पर जो है ये नंबर हमारे पास +1 में आएगा। तो इस सारी नोटेशन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करें तो ये आ गया मेरे पास n+1 और ये 2+2 आ गया मेरे पास यहाँ से 4 इज इक्वल टू n और ये डिवाइडेड बाय 2, ये 2 का 2 नीचे डिवाइड होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू n। और इसी तरह इस केस को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो बी पार्ट है हमारे पास, इसका ऑर्डर हमारे पास है n/n और इसकी डायमेंशन है हमारे पास n इंटू n+1/2। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो हमारे पास दोनों केसेस आ जाएंगे, लोअर ट्रायंगुलर भी और अपर ट्रायंगुलर भी। ये मैं एक आर्बिट्ररी लिखती हूँ यहाँ पे ABCDEF। यहाँ पर भी देखें कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी टोटल 6 आ गए। अगर मैं इसे इंक्रीज़ कर दूँ यानी एक एक नंबर और मैं इसमें ऐड कर दूँ, सी के बाद यहाँ पर आ जाए मेरे पास के, और यानी 4/4 ऑर्डर बनाना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पर आ जाए मेरे पास कोई नंबर ऐड कर लेते हैं UVW। तो अब चेक करें कितने नंबर आ गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आ गया 10, 4/4 के लिए 10। तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास उसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली वही डेफिनेशन हमारे पास फॉलो करेगा, ठीक हो गया। ये इसका डायमेंशन हमने जो है वो निकाल लिया यहाँ से। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ये आंसर है। यानी यही आपने डिटेल डिस्क्राइब करनी है और लास्ट में अपने आंसर को आपने शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस ऑफ P3 consisting of all polynomials of the form for which a not equal to 0। यानी वो तमाम पोलिनोमियल जिनमें हमारे पास ये फर्स्ट नंबर जो है ये 0 हो, तो बाकी के लिए हमारे पास बेसिस या हमारे पास डायमेंशन जो है वो क्या आएगी, उस बेसिस की हमने डायमेंशन बतानी है। इस पोलिनोमियल में अगर ये कांस्टेंट नंबर 0 हो जाए तो कितनी टर्म्स बच जाएंगी 1 2 3, ठीक हो गया। 3 टर्म्स बचेंगी हमारे पास, 3 अननोन्स हैं। सो इसकी डायमेंशन जो है वो इजीली 3 होगी। लेकिन अगर ये A नॉट 0 नहीं होता, ये 4 नंबर्स एज इट हुए, तो फिर इसकी डायमेंशन हमारे पास 4 होगी। जस्ट अ मिनट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस ऑफ P3 consisting of all polynomials of the type for which a not equal to 0। ये पोलिनोमियल जो हमारे पास यहाँ लिखी हुई है ये P4 की पोलिनोमियल है, और अगर इसमें से ये नंबर 0 कर देंगे हायर डिग्री इसकी, फिर भी हमारे पास क्यूबिक रह रही है, ठीक है।
तो तब भी ये हमारे पास P4 की ही एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये सारी 3 तक डिग्री जा रही है, सारी टर्म्स की वैल्यूज़ 3 तक जा रही हैं। ठीक हो गया। लेकिन P3 के अकॉर्डिंगली जब हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो वो हमारे पास 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैं होम टास्क के लिए दे रही हूँ, इसको आपने करना है और इसका सलूशन आपने मुझे ग्रुप में सेंड करना है। ठीक हो गया। ये वाला सलूशन पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको मैं आपको गाइड भी कर दूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द सेट W ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन P2 हमारे पास है, जिसमें इस फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं A1x प्लस A2x²। जस्ट अ मिनट। P2 है हमारे पास, सो A0 प्लस A1x ये हमारे पास इसकी पॉलिनोमियल है। आपने अब चेक करना है सच दैट P ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी ये इस तरह की पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास तमाम के तमाम नंबर अगर x की जगह पर 1 रखें तो वो 0 हो जाते हैं। और ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन आपको W सेट के लिए दी हुई है कि W जो है वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल के एलिमेंट से बनाया गया एक सेट है। इज़ अ सब स्पेस ऑफ P2, यानी ये जो W है ये सब स्पेस है P2 की, ये हमने प्रूफ करवाना है। तो इसको प्रूफ करवाने के लिए सबसे पहले आपने कोई से 2 एलिमेंट्स लेने हैं W में से। लेट्स सपोज एक P1, P तो सॉरी पॉलिनोमियल को डिनोट करती है, हम यहाँ से डिफरेंट कर लेते हैं P के बजाय। एक कर लें आप पॉलिनोमियल जिसको V कहते हैं, दूसरी को U। अब आपने ये प्रूफ करवाना है कि V प्लस U इज़ द एलिमेंट ऑफ W, और दूसरा आपने ये प्रूफ करवाना है फॉर अ रियल नंबर A मल्टीप्लाई विद U इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट W। ठीक हो गया। और W आप, और ये जो U और V है ये आपने कोई से इस तरह के आपने पॉलिनोमियल्स ले लेनी है, A1 A2 और यहाँ पे X, और दूसरी पॉलिनोमियल आप ले लें A3 प्लस A4X, वेयर V और ये U, वेयर U ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड V ऑफ 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक हो गया। आपने पहले 11 वाले A पार्ट के लिए ये 2 चीज़ें प्रूफ करवानी हैं। उसके बाद बी में कहा जा रहा है मेक अ कंजक्चर अबाउट द डायमेंशन ऑफ W, यानी W के लिए आपने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है जिससे उसकी डायमेंशन फाइंड की जा सके। यानी चाहे तो आप उसके लिए मैट्रिक्स का यूज़ कर लीजिएगा पॉलिनोमियल को शो करके, ठीक है, और या फिर आप इसकी स्टैंडर्ड बेसिस जो हैं वो यूज़ कर लीजिएगा, और आपने इसकी डायमेंशन जो है वो बतानी है। सिर्फ डायमेंशन की फॉर्म बतानी है बी पार्ट में, डायमेंशन नहीं बतानी, डायमेंशन की फॉर्म बतानी है। सी पार्ट में है कंफर्म योर कंजक्चर बाय फाइंडिंग अ बेसिस फॉर W, और फिर आपने उसी सारी इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपने बताना है कि इसकी बेसिस क्या है। ठीक हो गया। आपकी बेसिस में हमारे पास क्योंकि ये P2 के रिजल्ट्स आएंगे तो आपके पास क्लियरली W जो है उसकी डायमेंशन भी 2 होगी, और ये किस वे की कंजक्चर होगी वो भी मैं आपको ऊपर से शो करवा देती हूँ, इस टाइप की होगी ये। ठीक है। इस तरह के आपने कोई से पॉइंट्स बनाने हैं और आपने कंडीशन शो कर देनी है कि ऐसी है, यानी P ऑफ 1 की जगह पे आ जाएगा U ऑफ 1 V ऑफ 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड अ स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर फॉर R3 that can be added to the set V1 V2 to produce a basis for R3, और हमें कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड बेसिस हमने बनानी है। तो इनमें से कोई एक पार्ट मैं आपको करवाती हूँ, ए पार्ट ही कंप्लीट करते हैं इसमें से। और V2 है हमारे पास, चलिए जी नोट पे इसको करवाती हूँ आपको मैं। ये हमने अपने 2 वेक्टर लिख लिए। अब आपने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स में चेंज कर लेना है। फर्स्ट रो एंड आफ्टर दिस फर्स्ट कॉलम, ये आ गया।
अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम आम रो ऑपरेशन जो है दूसरी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। तो सिंपल देखें, R2 प्लस R1 को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो और ये आ गया 1। अब इसके बाद आपने चेक करना है पिवोट एलिमेंट। पिवोट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये जो फर्स्ट 1 आ रहा होता है, इसमें से भी अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो हम इसको ऑटोमेटिकली 1 के तौर पे ही कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमारा मेन एम इसको बिल्कुल 1 नहीं बनाना, हमारा मेन एम ये है कि हम अपनी थर्ड जो वेक्टर है वो फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया इस प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, और यहाँ पे लास्ट प्लेस पे 1 आ रहा है। अब हमें एक थर्ड वेक्टर चाहिए। थर्ड वेक्टर आप किस वे में बनाओगे? यहाँ पर अगर 1 है आपके पास तो आपका थर्ड वेक्टर बनेगा 0 1 0। ठीक है, ये वेक्टर आपका थर्ड बनेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूँ ताकि आप फर्दर कोई और क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना चाह रहे हो तो आपको पता। अगर लेट्स सपोज के हमारा जो 1 है वो यहाँ होता और यहाँ वाला एलिमेंट 0 होता। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपनी पूरी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद आपने पिवोट एलिमेंट्स यानी 1 चेक करनी है। ठीक है, अगर मेरा 1 यहाँ पर है तो फिर 1 के प्रीवियस वाला कोई भी नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास अगर यहाँ 0 है और यहाँ हमारा 1 है तो तब हमारे पास एलिमेंट बनेगा, जो वेक्टर नया हमारे पास आएगा वो होगा 0 0 1। यानी अगर पिवोट एलिमेंट सेकंड प्लेस पे है तो हमने 1 थर्ड प्लेस पे लगा देना है। अगर यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 1 आ रहा होगा तो हमने सेकंड प्लेस पे 1 लिख लेना है। ठीक हो गया, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस का थर्ड वेक्टर है। सो स्टैंडर्ड बेसिस के थर्ड वेक्टर को और इन दोनों को कंबाइन करवा देंगे, एक वेक्टर ये बन गया, दूसरा वेक्टर ये, और थर्ड वेक्टर हमारे पास ये आ गया। क्लियर? होप सो कि आपको समझ आई होगी, और फिर भी अगर कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब इसी तरह ये बी वाले पार्ट को ट्राई करना है आप लोगों ने। ठीक है, और इसके आंसर के बारे में भी मुझे आपने कमेंट में बताना है कि यू हैव कंप्लीटेड दिस बी पार्ट और नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। फाइंड स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर फॉर R4 दैट कैन बी एडेड टू दिस सेट V1 टू प्रोड्यूस अ बेसिस फॉर R4। V1 और V2 हमें ये दिए हुए हैं, अब इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं और इसी से आपको एक्सटेंशन मज़ीद मिल जाएगी कि आपने ऊपर बी पार्ट को मज़ीद कैसे सॉल्व करना है। V1 इज़ इक्वल टू एंड V2 इज़ इक्वल टू और अब हम इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन कर लेंगे मैट्रिक्स नोटेशन में। और यहाँ पर आएगा 8 -12 से -4, नेक्स्ट आ जाएगा -4 + 6 + 2, नेक्स्ट आ जाएगा 6 - 9 -3। अब ये देखें, सिंपल -4 को अगर हम डायरेक्टली ऊपर माइनस करें तो हमारे पास मज़ीद 0 आ जाएंगे। R1 - R2। और ये -4 यहाँ से कॉमन ले लें ताकि हमारे पास पिवोट एलिमेंट आ जाए। यहाँ पर भी ये मैंने -4 को कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ आ जाएगा 3/4 और ये हमारे पास हमारी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, टेकिंग -4 कॉमन फ्रॉम R2, ये लाइन यहाँ ऊपर आ जाएगी। अब हमारे पास ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। हम यहाँ पर
अब कंसीडर करते हैं अपने नेक्स्ट जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड बेसिस उन्हें। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है 1, तो अब हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड बेसिस आ जाएगी 0 1, बाकी एलिमेंट्स 0। नेक्स्ट अब नीचे वाले पिवोट एलिमेंट को देखें तो वो सेकंड प्लेस पे है। सो अब हम थर्ड प्लेस पे 1 रखते हुए जो है वो अपना सेकंड बना लेंगे, ये 0 0 1 0। और इसके बाद अब हमारे पास एक और आ जाएगा, क्योंकि पिवोट के पीछे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हमारे पास एक और बेसिस आ जाएगी यहाँ पर 0 0 0 1। क्लियर। इनमें से कोई से भी 2 वेक्टर्स हम लेके अपने आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई से 2 वेक्टर्स के लिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है। इस पिवोट के लिए सेकंड पे 1 आएगा, इस पिवोट एलिमेंट के लिए थर्ड प्लेस पे 1 आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि 2 मार्क्स अभी भी नंबर्स अवेलेबल हैं, सो इसके लिए यहाँ पर ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। Next question number 14. Let v1, 2, 3 be a basis for a vector space V. Show that u1, u2, u3 is also a basis where u1 is equal to v1, u2 is equal to v1 plus v2 and u3 is equal to v1 plus v2 plus v3। और अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करवाना है कि अगर ये v3 तक जो सेट है ये बेसिस है v की, तो अब u1 u2 u3 जो है हमने प्रूफ करवाना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए ये भी इसी वेक्टर स्पेस v की बेसिस बनाती है। u1 is equal to v1, u2 is equal to v1 plus v2 and u3 is equal to v1 plus v2 plus v3। अब हम चेक करते हैं u के लिए कि u हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो बनाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सबसे पहली कंडीशन तो हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे u1 और u2 u3 की जगह पर उनकी वैल्यूज़ मैंने अप्लाई की। कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लें ब्रैकेट के अंदर। और अब ये देखिए मेरे पास a प्लस b प्लस c और v1 उनमें से कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम चेक करते हैं v2 में से क्या क्या टर्म कॉमन आ रही है। b प्लस c ये v2 से कॉमन आ रही है और जो v3 है वो अकेला है। अब ये भी देखें हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने इसे लिखा हुआ है। अब क्योंकि बिकॉज v1 v2 v3 बिकॉज द सेट v1 v2 v3 इज इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने लिखी है आपने ज़रा नीटली अपने नोट्स पे लिख लेनी है, ठीक है। इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो वी गेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इनके तमाम जो कांस्टेंट आए हैं ऊपर वो तमाम 0 होंगे।
सॉरी बी प्लस सी है हमारे पास V2 का कोफिशिएंट। इसे मैं चेंज कर लूँ, बी प्लस सी। यहाँ से ये वैल्यू क्लियर है, सी इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक हो गया। जब सी इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो बी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। जब यहाँ पे सी और बी दोनों ज़ीरो पुट करेंगे तो ए भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इन तीनों से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ए इज़ ज़ीरो, बी इज़ ज़ीरो एंड सी इज़ ज़ीरो। और जब ये तीनों कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिखी है U1 प्लस बी U2 प्लस सी U3, ये क्या हो गया, ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट है क्योंकि ए बी सी तीनों नंबर्स ही हमारे पास ये ज़ीरो आ गए हैं। और अब सेकंड बात, जब हमने प्रूफ करवाना होता है बेसिस, तो हम ये प्रूफ करवाते हैं कि इनकी डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे देखें वेक्टर्स की तादाद कितनी है हमारे पास, तीन, U1 U2 एंड U3। तो ये वेक्टर्स की तादाद हमारे पास कितनी है, 3। और एक्चुअल में हमारे पास R भी कितना है, 3। तो दोनों की डायमेंशन सेम होने से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अब डायमेंशन भी कंप्लीट रखता है और बेसिस बनाता है। राइट, यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वेक्टर्स V1 V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन लार्ज V1 V2 टू अ बेसिस फॉर R3। यहाँ पे हमने आर्बिट्ररी बेसिस बनानी है, यानी थर्ड वेक्टर अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो कोई भी यहाँ पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाते हैं यहाँ पे जो इस सारे को सेटिस्फाई भी करें। आपने क्या करना है, A B C लिखें, बाकी वेक्टर्स को नीचे अरेंज कर देना है आपने। और ये आपकी 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स भी बन चुकी है। ठीक है, अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है आपने। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो देखें, ए मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये मेरे पास आएगा 6 माइनस 15 और ये आ गया -9। नेक्स्ट नंबर है माइनस बी और बी के बाद ब्रैकेट -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही आएगा, ये ज़ीरो, इसको छोड़ें फिर, प्लस सी ब्रैकेट। और अब यहाँ पे 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 का 5 ही आ जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है -9A प्लस 3B प्लस 5C। और इसी सारी कैलकुलेशन को मैं यहाँ लिख रही हूँ। और ये आपने कहना है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी ये सारा केस हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड पे भेज दें सारी। अब इस प्लेन को सेटिस्फाई करने वाले वो तमाम पॉइंट्स जो हैं, वो तमाम ABC के पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे हमारा V3 बन के। ठीक हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया इक्वल टू ज़ीरो अप्लाई करके। और यहाँ से जो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास बनी है, हम कहेंगे कि यहाँ पर इस प्लेन के वो तमाम पॉइंट्स जो इस प्लेन में पुट करने से ज़ीरो नहीं आते, उन तमाम की कलेक्शन हमारे पास V3 सेट में आ रही है, V3 पॉइंट बना रही हैं, वेक्टर स्पेस बना रही है हमारे पास। ठीक हो गया, ये हमारे पास हमारा थर्ड वेक्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द वेक्टर्स V1 V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट है। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर हमने ज़ीरो के इक्वल, नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों कहा, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो केस में डिपेंडेंट बन जाता है और नॉट इक्वल टू ज़ीरो में इंडिपेंडेंट केस बनता है, इसलिए यहाँ पर ये देखिए आंसर में नॉट इक्वल टू ज़ीरो कहा गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में दो वेक्टर्स हमें गिवन है इन लार्ज V1 V2 टू अ बेसिस फॉर R4 के लिए ये हमारे पास बेसिस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह आपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड अ बेसिस फॉर द सब स्पेस ऑफ V2 स्पैन्ड बाय द गिवन वेक्टर्स। और ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स गिवन है।
और अब हम इनकी बेसिस जो है वो बताएंगे। ये हमारे पास ए पार्ट है, इसको पहले सॉल्व कर रही हूँ मैं। अब 3 + 3x + 6x² और ये 9। अब हमें इसके लिए बेसिस चाहिए कंप्लीट। सबसे पहले हम आर्बिट्ररी इसको अरेंज करेंगे ABC नोटेशन में। जैसे हम आर्बिट्ररी सिंपल वेक्टर्स को चेक करते हैं कि ये लीनियर स्पेसेस हैं या नहीं हैं, और ये कंडीशन एक बार लिख लिया करें, क्योंकि बाय डेफिनेशन जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं हम उसे स्टार से डिस्क्राइब करते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं ABC के लिए। तो देखें, डायरेक्ट हम यहाँ से काम करते हैं, -a + 3b + 9c। ये एक वेक्टर हमारे पास बन गया। अब सेकेंडली हमारे पास बनेगा x वेरिएबल का। तो ये अब x के लिए सेट कर रहे हैं, a + 3b प्लस नो एनी एलिमेंट, ये x इसमें से कॉमन चला गया। उसके बाद अब x² के कोफिशिएंट्स को सेपरेट करेंगे, 2a + 6b x²। अब हम इन्हें दोनों साइड पे कंपेयर करवाएं तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी। जितना स्टेप बाय स्टेप करेंगे पेपर में भी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब इस सारे डाटा को अरेंज कर लें मैट्रिक्स फॉर्म में। -1 3 9 1 3 0, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 से डिवाइड करवाएंगे तो a - 3b = 0 आ जाएगा। अब ये शॉर्टर नंबर बन गया है, अरेंज और सॉल्व करने में आसानी रहेगी हमें। ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ 0 0 आ रहा है क्योंकि सॉल्यूशन मैट्रिक्स है, तो 0 0 आ जाएगा हमारे पास दरमियान में ये। और अब इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल देखें, नाउ R1 + R2 करने से 0 हो रहा है, और R3 प्लस नॉट -R2 करने से 0 हो रहा है। सो या क्या 0, और R1 और R2 को हम प्लस कर रहे हैं, सो ये 6। अब R3 और R2 माइनस हो रहे हैं, यहाँ 0, तो -3 -3 ये आ गया -6। -6 को डायरेक्टली अगर ऊपर ऐड करें तो ऊपर भी 0 आ जाएगा हमारे पास। ज़ीरो 0 9 1 3 0 0 -6 0, यानी यहाँ पर ऑपरेशन हमने किया है R1 + R3। अब -6 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 9 भी कॉमन ले लें, तो ये नंबर्स रह जाएंगे हमारे पास। अब इस 1 से ये वाला 3 जो है इसे सॉल्व करेंगे और 0 कर लेंगे। और यहाँ पर हमने क्या स्टेप अप्लाई किया है, R2 - 3 R3,
और अब हमारे पास हमारे वो पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी हमारी वो बेसिस आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है ये एक्स स्क्वायर की प्लेस थी, सो एक्स स्क्वायर आ गया। सेकेंडली यहाँ पर कांस्टेंट नंबर की प्लेसमेंट है, सो कांस्टेंट नंबर आ गया 1। और थर्ड पे हमारे पास ये आ रहा है 1, तो यहाँ पर ये एक्स की प्लेस है, तो ये एक्स आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। इनको अरेंज कर लें और ये हमारे बेसिस के एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। अब एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। जिसकी स्टेटमेंट है ये आ गया हमारे पास, राइट। अब इसे उसी तरह से डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इस पे। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स, उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर के। अब हम इन सब को अरेंज कर लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। वन टू थ्री, 1 2 3, -3 -6 -9। मैंने एक स्टेप मिस किया है, वो कौन सा स्टेप है? वो स्टेप ये है जहाँ हम इन इक्वेशंस को सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल करेंगे। a+2b+3c=0। नेक्स्ट इसको ज़ीरो कहेंगे, फिर इसको ज़ीरो कहेंगे। ठीक है, तो वो स्टेप ज़रा आप लोगों ने दरमियान में कर लेना है। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए लास्ट वाली रो से -3 कॉमन आ रहा है, तो उसे -3 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी। और ये देखें तीनों रोज़ एक जैसी हो गई हैं, तो अब क्या करेंगे? R3 को बारी बारी 1 और 2 में से माइनस करवा देंगे। R1 को माइनस करवा देते हैं R2 और R3 में से। 1 2 3 ऐसे 0 R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। और ये अब कैलकुलेशन हमारे पास बनी है कांस्टेंट +2x +3x², और इसमें ये एक ही इसका जनरेटर आ रहा है। ठीक हो गया, और यही हमारे पास इसकी बेसिस है, और डायमेंशन इसकी क्या आ गई? 1, क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट आया। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ से यही हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन है। बाकी वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं और ग्रुप में उनकी डिस्कशन करेंगे हम। ठीक हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 और कुछ एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आपने उनके बारे में मुझे यहीं पे बताना है कमेंट में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।